टीआरएनए। जी, तो हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था इनिशिएशन, उसमें हमें पता चला था कि 3 कंपोनेंट ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है। क्या होगा, एक एमआरएनए चाहिए, एक हमें जो है इसका टीआरएनए चाहिए, और तीसरा नंबर जो है उसका है राइबोसोम का। राइबोसोम के भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, दोनों कंपोनेंट्स आकर मिलते हैं, उनके साथ जो है एक एमआरएनए मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है। एमआरएनए मॉलिक्यूल के पास सारा सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस में टीआरएनए आकर अटैच होगा। फिर टीआरएनए जिसके पास एक एस्पार्टेट या उसका अमाइनो एसिड होगा, वो आपके एमआरएनए के साथ आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो एट फर्स्ट एयूजी हम अच्छा ये भी साथ में पढ़ा था कि जो एमआरएनए होगा वो कौन सी साइट पर आकर राइबोसोम के साथ बाइंड करेगा, राइबोसोम बाइंडिंग साइट पर आकर बाइंड कर देगा। उसके बाद 7 न्यूक्लियोटाइड का गैप होगा, और फर्स्ट आपका जो कोड होगा वो होगा एयूजी। जैसे यहाँ एक कोड है GAC, वैसे ही फर्स्ट कोड जो जैसे ही एमआरएनए राइबोसोम के साथ अटैच होगा तो फर्स्ट कोड जो होगा वो AUG होगा। ठीक है, फिर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, और 50S राइबोसोम भी आकर अटैच हो जाएगा, और इस तरह से जो है एक पूरा 70S राइबोसोम एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, 30S 70S 30 एंड 50 राइबोसोम मिलेंगे और 70S राइबोसोम बन जाएगा। उसके ऊपर एक एमआरएनए होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा है इनिशिएशन के बाद आ जाते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन यानी कि अब आपकी ये जो अमाइनो एसिड आ गया है, अब ये जो प्रोटीन बनना स्टार्ट हुआ है, इसको इलोंगेट करना है, इस प्रोटीन मॉलिक्यूल या इस प्रोटीन चेन को बनाना है, सिंथेसाइज करना है, उसने उस प्रोसेस को या उस ट्रांसलेशन की इलोंगेशन हम स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 70S राइबोसोम आ गया है। ठीक है, अब 70S राइबोसोम के पास 2 साइट्स होंगी। ठीक है, और टू विच टीआरएन कैरिंग अमाइनो एसिड कैन बाइंड। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो इस पिक्चर से, ये वाली एक पिक्चर है, ये आपका एक पूरा राइबोसोम है, इस पे ये 30S हो गया, ये इसका 50S, टोटल मिला के 70S राइबोसोम बन गया। ठीक है, ये आपका राइबोसोम है, और ये पिंक कलर में आपको जो है एमआरएनए नजर आ रहा है। इसी पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ दिखाया हुआ है कि ये पिंक कलर में आपका एमआरएनए, जिसके ऊपर पूरे सीक्वेंसेस है। फर्स्ट सीक्वेंस क्या है, AUG। ठीक है, दूसरा सीक्वेंस आ जाता है CCG, फिर तीसरा सीक्वेंस आ जाता है UAC। तो ये आपका सीक्वेंस है जो कि एमआरएनए पे है। ठीक है, अब जैसे ही ये एमआरएनए इस 70S राइबोसोम के साथ अटैच हुआ, 3 साइट्स बन जाएंगी। एक साइट होगी जिसे हम कहेंगे ई साइट, या एग्जिट साइट भी कहा जाता है इसे। ठीक है, दूसरी साइट जिसको हम कहते हैं पी साइट या पेप्टाइड साइट। ठीक है, और तीसरी साइट जो है वो है ए साइट। ठीक है, इलोंगेशन में आपका जो जो एमआरएनए है वो राइबोसोम के साथ जैसे ही अटैच होगा, 3 साइट्स बन जाएंगी। ठीक है, एक साइट बनेगी ई साइट, फिर उसके बराबर में पी साइट और ए साइट। ठीक है, ये जो पी साइट होगी, इस साइट पर आपका टीआरएनए आएगा अमाइनो एसिड के साथ, ये इसके ऊपर अमाइनो एसिड लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा टीआरएनए आएगा जो कि ए साइट पे लग जाएगा। ठीक है, ये कोड्स है, जिस एंटी कोडॉन जो जिस इसका एंटी कोडॉन जिस टीआरएनए के पास होगा वो आकर यहाँ अटैच हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक एंजाइम आएगा जो कि इन दोनों अमाइनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड बना देगा। ये जब बॉन्ड बनाएगा तो ये दोनों जो है, अब ये दोनों अमाइनो एसिड जो है अटैच हो गए। ठीक है, फिर ये वाला जो फर्स्ट वाला आपका जो टीआरएनए था जो कि मिथ्योनिन लेकर आया था, वो रिलीज हो जाएगा, वो निकल जाएगा, और आपकी अमाइनो एसिड चेन बनती जाएगी। फिर ये वाला जो टीआरएनए था जो कि ए साइट पे था, वो मूव होके पी साइट पे आ जाएगा। ये देखो, ये थोड़ा सा मूव हुआ, ये निकल गया, ये आपका बीच में आ गया, यानी पी साइट पर आ गया। अब तीसरा आएगा टीआरएनए जो कि ए साइट पे लग जाएगा। ठीक है, अगेन जैसे वो थर्ड इस साइट पे आएगा, एक एंजाइम आएगा जो कि इन दोनों के बीच में
जो है अमाइनो एसिड सॉरी एक पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। ठीक है, इस तरह से अब आपकी चेन बढ़ती जा रही है, पहला अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा टायरोसिन, थर्ड अमाइनो एसिड, इस तरह से आपकी चेन बढ़ती जाएगी और इलोंगेट होती जाएगी। यहाँ पूरी आपकी एक अमाइनो एसिड या प्रोटीन चेन दिखाई गई है, फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकेंड अमाइनो एसिड, और बीच में जो है इन्होंने बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो इलोंगेशन में क्या होता है कि आपका जो है जैसे mRNA राइबोसोम 70 RNA के साथ अटैच होता है, 3 साइट्स बनती हैं। पहला tRNA आकर अटैच होता है, फिर दूसरा tRNA अटैच होता है, फिर बीच में बॉन्ड बनता है, फिर जैसे ही ये बॉन्ड बन जाता है चेन मूव होती है, आपका ये tRNA जो है रिलीज हो जाएगा, ये वाला tRNA जो है इसकी चेन इसके साथ अटैच रहेगी, फिर तीसरा tRNA आएगा, वो सो ऑन इस तरह से एक तरफ से आप ये जो ई साइट है इसे हम एग्जिट साइट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अमाइनो एसिड एग्जिट साइट पे आता है वो फिर रिलीज हो जाता है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेते हैं। A 70S ribosome has 2 sites on tRNA carrying amino acid. One site is called P site. ठीक है, एक साइट जो कि बीच की साइट थी, ठीक है, उसे हम P साइट कह रहे हैं, पेप्टाइडाइल साइट। अदर साइट इज कॉल्ड A साइट, जिसे अमाइनो एसाइल साइट भी कहा जाता है। द इनिशिएटिंग टीआरएनए, फर्स्ट जो टीआरएनए होगा जिसके ऊपर मिथियोनिन है, फॉर्माइल मिथियोनिन है, बाइंड टू पी साइट। वो कहाँ बाइंड होगा, पहले फर्स्ट टीआरएनए आकर बाइंड करेगा पी साइट पे। ठीक है, टीआरएनए रिकॉग्नाइज द नेक्स्ट कोडॉन ऑन द एमआरएनए देन फिल द ए साइट। ठीक है, एक पहला टीआरएनए आया जो कि पी साइट पे अटैच हो गया, दूसरा आएगा जो कि ए साइट पे अटैच हो जाएगा। एन एंजाइम ज्वाइनिंग, फिर क्या होगा, एक एंजाइम आएगा जो ज्वाइन कर देगा इस अमाइनो एसिड को जो कि टीआरएनए पे है ऑन पी साइड टू द अमाइनो एसिड कैरिंग द टीआरएनए जस्ट एंटर्ड द ए साइड। ठीक है, फिर एक एंजाइम आएगा जो कि मिथियोनिन जो हमारा अमाइनो एसिड टीआरएनए के ऊपर है दूसरे अमाइनो एसिड के साथ अटैच कर देगा जो कि ए साइड पे है। ठीक है, this transfer the amino acid from the initial tRNA to of the amino acid carrying into the incoming tRNA। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पहला अमाइनो एसिड था वो हमारे दूसरे tRNA के अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, the ribosome advance and translocate। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो राइबोसोम है थोड़ा सा मूव करेगा। ठीक है, जैसे ही राइबोसोम मूव करेगा तो जो टीआरएनए पी साइट पे था अब वो पी साइट से कौन सी साइट पे चला जाएगा, ई साइट पे चला जाएगा और रिलीज हो जाएगा। फिर वो अमाइनो एसिड वो टीआरएनए जो ए साइट पे था अब वो मूव होके कहाँ आ जाएगा, वो पी साइट पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, द राइबोसोम एडवांस ट्रांसलोकेट distance of one codon and the tRNA that carry the is released through an adjacent site and E site। ठीक है, E site से जो है जैसे ही राइबोसोम मूव करेगा तो E site पे जैसे ही आपका tRNA आएगा वो रिलीज हो जाएगा। ट्रांसलोकेशन requires several different protein called elongation factor। अब ये जो मूव कर रहा है राइबोसोम, इसको मूव करने के लिए हमें कुछ प्रोटीन चाहिए होते हैं जिनको हम elongation factor कह रहे हैं। As a result of translocation, the remaining tRNA which now carry the 2 amino acid chain occupied the P site। ये एनोटेशन मत कीजिए प्लीज, ये डिसेबल कर देती हूँ वैसे मैं। चलो ठीक है, अब कोई नहीं करेगा। ठीक है, as a result translocation remaining the tRNA which now carry the 2 amino acid। ठीक है, अब वो tRNA जो P साइट पे है उसके पास कितने अमाइनो एसिड हो गए, 2 अमाइनो एसिड हो गए। ठीक है, A साइट इज ट्रांसिएंट वेकेंट। ठीक है, अब A साइट क्योंकि खाली है तो वहां पर क्या होगा, दोबारा से एक tRNA
A tRNA that recognize the next codon then quickly fill the A site and process repeated. ठीक है, इसको दोबारा से आप देख लीजिए। जैसे ही mRNA 70S राइबोसोम के साथ अटैच हुआ, 3 साइट्स बन जाएंगी, E साइट, P साइट और A साइट। सबसे पहले एक tRNA जो हमारा फर्स्ट tRNA होगा और जो फर्स्ट कोडॉन हमारा mRNA पे होगा वो होगा AUG, उसका एंटी कोड tRNA पे होगा, वो होगा UAC। ठीक है, ये tRNA आकर फर्स्ट कोडॉन के साथ अटैच हो जाएगा, इसके पास मिथियोनिन फर्स्ट अमाइनो एसिड है। अब क्या होगा कि जैसे ही अटैच होगा, दूसरा जो tRNA होगा वो A साइट पे आकर अटैच हो जाएगा, जो भी साथ में बराबर में जो भी सीक्वेंस होगा उसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो ये जो 2 अमाइनो एसिड है इनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा उसके बाद जो है ट्रांसलोकेशन होगी कि आपका जो राइबोसोम होगा वो थोड़ा सा मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ इलोंगेशन प्रोटीन या इलोंगेशन फैक्टर। ठीक है, जैसे ही ये मूव करेगा, राइबोसोम मूव करेगा, तो ये जो tRNA P साइट पे था वो आ जाएगा E साइट पे। जैसे ही वो E साइट पे आएगा वो रिलीज हो जाएगा। अब क्योंकि ये वाला बचा tRNA जो कि A साइट पे था वो P साइट पे आ गया, और उस P साइट पे जब वो आया तो उसके पास 2 अमाइनो एसिड अटैच हो गए। ठीक है, इसी तरह से अब तीसरा अमाइनो एसिड आएगा, जो तीसरा tRNA आएगा जो कि कहाँ अटैच होगा, A साइट पे अटैच होगा। इसके पास जो है एंटीकोडॉन होगा mRNA के अगेंस्ट। ठीक है, जैसे ही आके अटैच होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका और इसका बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये आपकी चेन बढ़ती जाएगी और इसी तरह से आगे वो मूव करता रहेगा। ठीक है, तो ये इलोंगेशन में क्या होता है कि ये आपका पूरा एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट आफ्टर इलोंगेशन इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, इलोंगेशन ऑफ पेप्टाइड टर्मिनेट्स व्हेन द राइबोसोम रीचेस अ स्टॉप कोडॉन, a codon that does not code for any amino acid। ठीक है, ये आपकी चेन जो है बनती जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टोटल 61 कोडॉन्स 64 कोडॉन्स होते हैं। 64 कोडॉन में से जो है 3 कोड्स ऐसे होते हैं। ठीक है, 3 कोड ऐसे होते हैं जो कि स्टॉप कोड होते हैं, जिसका जो है अगर फॉर एग्जांपल ये mRNA है, ये mRNA फॉर एग्जांपल ये आपका जो mRNA ये आपका स्टॉप कोडॉन समझ ले, ये 3 जो है आपके स्टॉप कोडॉन है। जैसे ही स्टॉप कोडॉन आएगा तो कोई भी tRNA ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर उसका एंटी कोड हो। ठीक है, कोई भी tRNA नहीं होगा जिसका उसके पास एंटी कोड हो। तो फिर जैसे ये स्टॉप कोडॉन आएंगे, कोई tRNA आकर अटैच नहीं होगा और यहाँ आपकी जो ये जो पेप्टाइड चेन बन रही थी यहाँ ये टर्मिनेट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि टर्मिनेशन या स्टॉप कोडॉन आ जाएंगे, स्टॉप कोडॉन का एंटी कोड कोई किसी tRNA पे नहीं होगा, तो वहां आपकी जो है अब कोई और प्रोटीन या कोई और अमाइनो एसिड या कोई और tRNA अटैच नहीं होगा। वहीं से आपकी जो ये चेन बन रही थी, प्रोटीन चेन बन रही थी, अब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये स्टॉप कोडॉन है UAA। ठीक है, जैसे ही राइबोसोम मूव करता करता जो है UAA इस को स्टॉप कोडॉन तक पहुंचेगा, यहाँ आकर कोई tRNA अटैच नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ आकर कोई tRNA अटैच नहीं होगा, लास्ट tRNA यही था, यहीं पर जो है आपका स्टॉप हो जाएगी पेप्टाइड बॉन्ड बनना या आपके यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ आपकी स्टॉप हो जाएगी। ये पूरा मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और फिर ये मॉलिक्यूल जब ई साइड पे जाएगा तो ये भी रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये एक जो है प्रोटीन चेन बन गई, जिसमें पहले मिथियोनिन है, फिर प्रोसीन है, टायरोसिन है, ग्लूकोनिक एसिड है, स्पार्टेट है। तो ये आपका एक प्रोटीन चेन बन गई। Elongation of peptide terminate when ribosome reaches to stop codon, a codon that does not code for any amino acid and is not recognized by tRNA
At this point, enzyme called release factor free the newly synthesized polypeptide by breaking the covalent bond that joined tRNA. The ribosome falls off the mRNA and dissociate into two components like 30S and 50S. क्या हुआ कि आपकी ये जो एक पूरी चेन बनी थी, लास्ट ये जो लास्ट एस्पार्टेट आपका इसके साथ अटैच हुआ है, एक प्रोटीन आएगा जिसका नाम होगा रिलीज फैक्टर। अब वो रिलीज फैक्टर क्या कर देगा, ये टीआरएनए को इस प्रोटीन चेन से रिलीज कर देगा, बाकी सब चीजें भी रिलीज हो जाएंगी, एमआरएनए अलग हो जाएगा। राइबोसोम के जो दो कंपोनेंट थे 30S और 50S, ये दोनों क्योंकि साथ में मिले थे 70S इन्होंने बनाया था, ये दोनों दोबारा रिलीज हो जाएंगे, ये दोनों दोबारा डिसलोकेट हो जाएंगे या दोनों डिसोसिएट हो जाएंगे और जो है ये दोनों अलग हो जाएंगे और सब जो है आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। This can be reused to initiate। अच्छा, अब ये जो 30S और 50S रिलीज हुए हैं या डिसोसिएट हुए हैं, तो जब दोबारा से प्रोटीन सिंथेसिस करनी होगी तो ये दोबारा से जो है मिल जाएंगे और दोबारा से प्रोटीन मॉलिक्यूल बना सकेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो पिक्चर है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको ये 3 साइड्स नजर आ रही हैं और ये पूरा ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस चल रहा है। ये आपका जो है द कंपोनेंट डिसेंबल, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से डिसोसिएट हो गए, दो राइबोसोम के दो मॉलिक्यूल्स थे या दो कंपोनेंट्स थे, 30S अलग हो गया, 50S फिर अलग हो गया, mRNA भी अलग हो गया, tRNA भी अलग हो गया और प्रोटीन मॉलिक्यूल भी अलग हो गया ड्यू टू द यूज ऑफ दिस रिलीजिंग फैक्टर या रिलीज